डियर स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। वर्नर्स जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड सेवरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बाय द excuse me by the action of ammonia on cobalt fluoride and isolated them। देखिए उन्होंने क्या करा था कि एक कोबाल्ट क्लोराइड यानी कि CO और Cl3, ये कोबाल्ट क्लोराइड था, इस पर अमोनिया के एक्शन से कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को फॉर्म किया। ठीक है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड को फॉर्म किया जिसमें अमोनिया का जो नंबर था वो अलग अलग लिया। ठीक, अब फिर क्या हुआ, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड, इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ही प्रपोज्ड अ थ्योरी कॉमनली नोन एज वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देख लेते हैं कि भाई इसके पोस्टुलेट्स क्या, पोस्टुलेट्स मतलब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वर्नर्स थ्योरी के। तो सबसे पहले जो इसमें बात की गई वो था नंबर 1 पॉइंट, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। मतलब कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले पिछला वीडियो नहीं देखा है तब तो आप पहले वो जाकर देखिएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि सेंट्रल मेटल एटम है जो दो टाइप की वैलेंसीज को शो करता है, पहली है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज होती क्या है, इसको हम अभी इस वाली स्लाइड में देखते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए जो यूज किया उसने ये बताया कि दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इज आयनाइजेबल। सबसे पहली चीज थी कि ये वैलेंसीज जो होती हैं वो आयनाइजेबल होती है, यानी कि सोल्यूशन में जब हम कॉम्प्लेक्स को डालेंगे तो ये आयनाइज हो जाएंगी एंड कॉरस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। जैसे अभी जो ये कंपाउंड इसने लिया वो था हमारा COCl3। अब अगर हमें इसमें कोबाल्ट की, ये मेटल आयन है क्योंकि हमारा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है तो हम कैसे करते हैं, नॉर्मली हम सिंपल सॉल्ट्स में क्या करते हैं कि जो भी नेगेटिव आयन है, जैसे Cl आयन इसमें नेगेटिव है, इस पर कितना चार्ज होता है, इस पर चार्ज होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पर ले रखे हैं हमने 3 फ्लोराइड आयन, तो इस यहाँ पर क्या चार्ज हो जाएगा -3। ठीक, जितना चार्ज एनायन पर है उतना ही चार्ज कैटायन पर होता है। कोई भी जो साल्ट होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। तो अगर इस पर -3 चार्ज है इसके एनायनिक पार्ट पर, तो इसके कैटायनिक पार्ट पर हो जाएगा +3 चार्ज। तो हम यहाँ कहेंगे कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है, तो हम यहाँ ये भी कह, जब इससे कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा तब उस सेंट्रल मेटल आयन की जो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, उसको हम कहेंगे कि वो +3 है। तो कुल मिलाकर ये बात हुई कि प्राइमरी वैलेंसीज वो होती हैं किसी मेटल की जो वो अपने सिंपल सॉल्ट्स में शो करता है, यानी कि वो जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो सिंपल सॉल्ट्स में जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें PtCl4 का। अब अगर यहाँ पर मेटल आयन हो गया हमारा प्लेटिनम, तो यहाँ कोई पूछे कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, Cl4 है क्योंकि एक क्लोराइड पर -1 चार्ज होता है तो 4 पर हो जाएगा -4, तो प्लेटिनम पर क्या चार्ज हो जाएगा +4, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी +4। अगर हम इसका कोई कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाए, यानी इसमें कोई और एडिशन कर दें, किसी और जैसे अमोनिया खाती ऐड कर दें कुछ भी, तो जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो प्लेटिनम की बस जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी वहां पर कहलाती है। ठीक है, और फिर इसमें आगे ये लिखा हुआ है कि इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय अ नेगेटिव आयन। तो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि हमेशा ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई भी होगी। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +4 है तो हमने इसमें 4 माइनस, यानी कि 4 माइनस से मतलब है 4 क्लोराइड आयंस इसमें ऐड किए, तो ये क्लोराइड आयंस क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और इसीलिए हम इसके +4 को, क्योंकि हमें सेटिस्फाई करना है तो इसलिए हमने -4 इसमें आयन जो है शो करने हैं।
और -4 आयन हम कैसे शो करेंगे, क्योंकि हम एक क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज, एक ही नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए 4 क्लोराइड हमने यहाँ पर जोड़ दी। जैसे COCl3 का एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, CO पर क्योंकि हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें +3 है, अगर इस ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें सेटिस्फाई करना है तो सेटिस्फाई करने का मतलब हम इसमें वो आयन जोड़ देंगे जिन पर कि -3 चार्ज कुल मिलाकर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस पर एक Cl जोड़ दूं तो एक Cl पर तो सिर्फ -1 चार्ज है, -1 और ये +3, यहाँ पर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं बन के आएगा। अगर मैं 2 जोड़ दूंगी तब -2 चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, तब भी नहीं होगा, तो इसलिए मुझे इसे 3 करना पड़ेगा। -3 और +3 दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि हम सेटिस्फाई कर रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव आयन से। तो प्राइमरी वैलेंसीज जो होंगी वो हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होंगी। अच्छा, फिर क्या बोला है इसने कि प्राइमरी वैलेंसीज आर शोन बाय डॉटेड लाइन। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये कि जब हम कभी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो वहां पर कुछ डॉटेड लाइन से इसको जोड़ देंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ कि हम ये प्लेटिनम बनाया हमने, ठीक है, और अगर इससे Cl आयन जोड़ने हैं तो मैं इससे ऐसे करके ये एक Cl, फिर इस तरह से ये डॉटेड लाइन से हम इसको जोड़ रहे हैं। तो डॉटेड लाइन अगर दिख रही है तो इसका मतलब वो प्राइमरी वैलेंसीज को शो कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, फिर क्या है कि द आयंस अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू प्राइमरी वैलेंसीज कैन आयनाइज इन सोल्यूशन, क्योंकि वो आयनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसीज हमारी आयनाइजेबल होती है, तो जो भी आयंस सेंट्रल मेटल आयन से प्राइमरी वैलेंसीज के थ्रू जुड़े हुए होंगे वो हमेशा हमें सोल्यूशन में दिखाई देंगे, ठीक। इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे इसका। तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बस वही प्राइमरी वैलेंसी है और वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। अब हम आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे। अब ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी है दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो प्राइमरी वैलेंसी से ठीक उल्टी हो जाएंगी। प्राइमरी वैलेंसी हमारी आयनाइजेबल थी तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारी नॉन आयनाइजेबल होगी। फिर इसके बाद क्या है कि इट कॉरेस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो सेंट्रल आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, ये मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, जो भी नंबर ऑफ लीगेंड्स होते हैं वही एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही जो है इसका, ये क्या आया भाई, इसे छोड़ो, वही जो होगा इसका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक बात और लिखी हुई है कि एवरी सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज अ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसीज यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का वो फिक्स होता है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी चेंज हो सकती है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल एटम की चेंज हो सकती है। जैसे CO की +3 है तो +2 भी होती है, प्लेटिनम की +4 है तो +2 भी हो सकती है। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आयन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। एक ही मेटल एटम अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो प्राइमरी वैलेंसी तो चेंज हो सकती है लेकिन उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है यानी जो नंबर ऑफ लीगेंड्स है वो हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक। और फिर लिखा हुआ भी है ये कि दिस नंबर इन फैक्ट रिफर्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। जो भी हम ये फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं एक्चुअल में वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। फिर क्या है, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिनको हम लीगेंड्स भी बोल देते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी को अगर हमें सेटिस्फाई करना है तो हमें कुछ नेगेटिव आयंस मेटल एटम से जोड़ने पड़ेंगे या फिर कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हमें मेटल एटम से जोड़ने पड़ेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हम लीगेंड्स लेंगे वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी तो सिर्फ नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी में आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं नेगेटिव आयंस के अलावा। और अगर हम जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर शो करेंगे तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइंस। थिक लाइंस का मतलब हो गया कि अगर मुझे प्लैटिनम से दिखाना है कोई सेकेंडरी वैलेंसी को तो मुझे एक लाइन इस तरह से दिखेंगी। अगर मैंने इससे डॉटेड लाइन बना दी तो इसका मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, और अगर मैंने ये सॉलिड लाइन बना दी है जिसको हम थिक लाइन बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। और एक चीज और है कि थिक लाइंस एंड the groups attached to the central metal ion through them are unable to ionize in the solution। यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होंगी। तो प्राइमरी वैलेंसी हमारी
आयनाइजेबल थी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हमारी नॉन आयनाइजेबल होंगी, यानी कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम से सेकेंडरी वैलेंसीज के थ्रू एटम्स जुड़े हुए होंगे वो कभी भी हमें सोल्यूशन में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इसका, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि द सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेंट्रल मेटल एटम की ये टेंडेंसी है कि वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है, यानी जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतने नेगेटिव आयंस उससे जुड़े हुए होंगे, और जो भी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसी होगी उतने ही उससे लीगेंड्स अटैच्ड होंगे। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो इसका मतलब उससे 6 लीगेंड्स जुड़े हुए हैं। प्राइमरी वैलेंसी अगर +3 है उसकी, तो इसका मतलब 3 नेगेटिव आयंस वहां पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगे, या टोटल चार्ज जो है उन पर -3 होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव आयंस से हम जो है सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को जोड़ सकते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसीज में न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन में अटैच्ड वन और मोर नेगेटिव आयंस थ्रू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि कुछ नेगेटिव आयंस ऐसे भी होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि कुछ नेगेटिव आयंस जो हैं वो दोनों ही वैलेंसीज से सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होंगे, वो प्राइमरी वैलेंसीज से भी होंगे और वो सेकेंडरी वैलेंसीज से भी होंगे। यानी जब हम उसे सेंट्रल मेटल एटम से अटैच करके दिखाएंगे तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, जैसे सपोज हमने ये कोबाल्ट से दिखाया, अगर हम इसमें क्लोराइड आयन, मान लीजिए हम एक क्लोराइड आयन शो कर रहे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से अटैच्ड है, तो हम दिखाएंगे ऐसे, ये Cl जोड़ दिया, और साथ ही साथ हम दिखाएंगे ऐसे भी, यानी प्राइमरी वैलेंसी से भी वो अटैच रहेगा और सेकेंडरी वैलेंसी से भी वो अटैच रहेगा। और जो भी ऐसे आयंस होंगे, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि सम ऑफ द नेगेटिव आयंस मे प्ले डुअल रोल। डुअल मतलब दोहरा व्यवहार करेंगे वो उसके साथ, क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहे हैं और वो सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है कि सच आयंस डू नॉट आयनाइज इन द सोल्यूशन। तो जो भी ये वाले आयंस हैं जो मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं कि हम सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच हैं, ये वाले आयन, ये हमें सोल्यूशन में देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये आयनाइज नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलनी है, बाकी आप सब कुछ आप इसके एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। अभी फिलहाल आप पॉइंट्स देख लीजिए क्या है। थर्ड पॉइंट में क्या है, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब होता है जो हमें ज्योमेट्री के बारे में बताए, दैट इज दे पॉइंट इन डेफिनेट डायरेक्शंस इन स्पेस। मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी वैलेंसीज देयर बाय गिव राइज टू ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है वो सिर्फ हमें सेकेंडरी वैलेंसीज बताती हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो नेचर में डायरेक्शनल होती हैं, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन जो है वो दे देती हैं कॉम्प्लेक्स को। फिर क्या है, द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल है तो ठीक उसकी उल्टी प्राइमरी वैलेंसीज हो जाएंगी, प्राइमरी वैलेंसीज नॉन डायरेक्शनल होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आयनाइजेशन के, डायरेक्शनल नेचर के, ये सब आपको दिमाग में रखने हैं, और किस किस टाइप से हम इसको शो कर सकते हैं, कि फुल लाइन से हम क्या शो कर रहे हैं या डॉटेड लाइन से हम क्या शो कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये तो थी वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दिए हमने, वो हमने देख लिए। अब फिर उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हम देख सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स अगर हमने, जैसे कि वर्नर ने जो काम किया था उसने COCl3 में कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो हैं ऐड किए, ठीक है, और उनके साथ कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाए। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स था, वो क्या था, COCl3.6NH3। ठीक, ये वर्नर का लिखने का तरीका है, इस तरह वर्नर ने इस तरह से लिखा गया, ये इसको ट्रेडिशनल फॉर्म बोल देते हैं हम। मॉडर्न जो स्ट्रक्चर अब हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये अब हम इस तरह से लिखते हैं। पहले जो वर्नर ने लिखा वो कुछ इस तरीके से लिखा था, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या लिखा देखा उसने देखा इन दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे हमें मालूम पड़ गया, क्योंकि हमने क्या लिखा, COCl3। अब ये COCl3 है तो Cl पर हो गया -3 चार्ज और कोबाल्ट पर आ गया +3 चार्ज। तो जो नॉर्मल उसमें शो कर रहा है, अपने सिंपल साल्ट्स में जो मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, वही एक्चुअल में उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें यहाँ से मालूम पड़ गई। तो अब क्या दिखा सकते हैं हम इसमें कि देयरफॉर इट्स प्राइमरी वैलेंसी इज 3। ठीक है, फिर दिस कॉम्प्लेक्स गिव्स 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस इन सोल्यूशन। क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 3 है,
तो इसका मतलब हमें 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन सोल्यूशन में देखने को मिलेंगे, और वो हम एक्सपेरिमेंटली देख भी चुके हैं। अगर ये जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है CuCl3, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, इसको देखने का तरीका होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हम कराते हैं बेटा इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, AgNO3 ऐड कर देते हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, और इस रिएक्शन से क्या होता है, हमें 3 मोल्स ऑफ AgCl मिलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में जितने मोल्स ऑफ AgCl मिलते हैं, इसका मतलब उतने मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस हमें देखने को मिलेंगे। 3AgCl कैसे बना होगा, इसमें 3Ag प्लस आयन होंगे, ठीक है, और क्या होगा इसमें, साथ ही साथ हमें क्या मिल सकते हैं, 3Cl माइनस, ठीक है। तो मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस हमें देखने को मिले। उसके लिए हमने AgNO3 ऐड किया और फिर देखा कितने मोल्स ऑफ हमें AgCl वहां पर मिल रहे हैं। इसके लिए और भी स्टडीज हैं, क्रायोस्कोपिक स्टडीज से भी हम पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में कितने हैं। तो हमें क्योंकि 3 क्लोराइड आयंस यहाँ देखने को मिले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि therefore 3 chlorine atoms are bonded to cobalt by 3 primary valencies। यानी कोबाल्ट से हम 3 क्लोरीन एटम जब हम दिखाएंगे कंपाउंड के स्ट्रक्चर में, तो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, वो पता चल जाएगा कि वो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच्ड है। और हमें ये बात मालूम कैसे पड़ी कि जब हमने सॉल्यूशन में AgNO3 डालेंगे तो कितने आयंस हमें वहां पर मिले, क्योंकि हमें 3 आयंस वहां मिलते हैं, तो इसलिए इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6 इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। अब हमने 3 Cl आयन तो ऑलरेडी ले लिए, तो अब 3 Cl आयन के अलावा क्या बचा है इसमें, 6NH3, और 6 ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, और क्योंकि NH3 अपने आप में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जाहिर सी बात है ये सेकेंडरी वैलेंसीज को शो करेगा, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी के लिए तो हमें नेगेटिव आयन चाहिए होते हैं। तो ये जो है देयरफॉर इट मस्ट हैव 6 सेकेंडरी वैलेंसीज, क्योंकि 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसलिए उसकी 6 सेकेंडरी वैलेंसीज होंगी। तो जो इसमें 6NH3 मॉलिक्यूल शो कर रखे हैं, दे मस्ट बी अटैच्ड टू कोबाल्ट बाय दीज सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस इन दिस केस इज 4। 4 कैसे हो जाएगा, 3 तो हमें क्लोराइड आयन मिल गए और एक हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक तो मेटल एटम होता है और उसके बाद उसमें लीगेंड्स अटैच होते हैं, और लीगेंड्स सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं, और ये हम प्रूव कर चुके हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो 6CNH3 को हमें अंदर दिखाना पड़ेगा। तो इससे एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और 3 क्लोराइड आयंस बनेंगे। अभी हम नीचे भी रिएक्शन में देखेंगे कि कैसे 4 नंबर आ गया है, तो 3 क्लोराइड आयंस है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो द सेंट्रल आयन and the ligands satisfying secondary valencies are written in square bracket while writing the formula of the complex। तो जब हमें सेकेंडरी वैलेंसीज मालूम पड़ जाती है तो उसको हम सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होती हैं प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो thus the complex may be formulated as, अब हमने इसका फॉर्मूला बना दिया CONH3 होल 6 और Cl3, और ये कैसे आयनाइज हो रहा है सॉल्यूशन में, ये हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये वर्नर के लिखने का तरीका था। जब ये आयनाइज हुआ तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बना और यहाँ पर 3 सिंपल आयन बने। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कैसे हो गए, 3 तो Cl आयन हो गए और एक हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे 4, जिसमें से 3 क्लोराइड आयंस होंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन। और बेटा ये चीज जरूर याद रखना हर कॉम्प्लेक्स के लिए कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, क्लोराइड आयंस कितने हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे MCQs बहुत आते हैं कि इस आपको डिफरेंट कोबाल्ट के स्ट्रक्चर्स, कोबाल्ट के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके स्ट्रक्चर्स दिए होंगे और पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो वर्नर्स थ्योरी के एग्जाम्पल आते हैं, तो ये सब आप आराम से इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो NH3 मॉलिक्यूल्स हमने अंदर क्यों लिखे हैं 6, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर ही क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसीज को शो करता है इसलिए हमने इसको इसके अंदर लिखा। और ये जो 3 Cl आयन बाहर चले गए, इसका मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी, ये आयनाइज हो गए। देखिए 6NH3 बाहर नहीं आए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, वो आयनाइज होते ही नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसीज तो आयनाइज ही नहीं होती है। तो जो बाहर आयनाइजेशन से आया वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी होगी, जो आयनाइज नहीं होगी वो सेकेंडरी वैलेंसीज होगी। अब इसको हम देख सकते हैं फिगर में। फिगर में हम इसको कैसे बना के देखेंगे, देखिए आपके सामने फिगर है ही। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम बीच में हमने यहाँ पर कोबाल्ट ले रखा है। जो ये
डॉटेड लाइन दिखा रखी है वो सब प्राइमरी वैलेंसी से दिखा रखी है, ठीक है। और जो ये सॉलिड लाइन दिखा रखी है, सॉलिड लाइन हमारी सेकेंडरी वैलेंसी, तो सॉलिड लाइन से NH3 6 NH3 है, तो 6 हमारे पास सॉलिड लाइन्स है यानी थिक लाइन्स हैं, और जो डॉटेड लाइन्स हैं वो 3 है क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी भी 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ Cl, अब ये Cl डैश नहीं है बेटा, ये Cl माइनस है, ये डैश हटा देना यहाँ से। और प्रेसिपिटेटेड की स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत लिख रखी है, PRECIPI और T लगा दीजिएगा और फिर ATED। तो नंबर ऑफ क्लोराइन, प्रेसिपिटेटेड क्यों लिखा है? प्रेसिपिटेटेड का मतलब अवक्षेपित आयन, क्योंकि जब हमने इस कॉम्प्लेक्स में AgNO3 डाला तो हमें 3 मोल्स ऑफ AgCl मिले, और वो AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है यानी अवक्षेप मिलता है, तो अवक्षेप की फॉर्म में हमें वो Cl आयन मिले, इसलिए हमने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ Cl प्रेसिपिटेटेड यानी अवक्षेपित Cl आयन का नंबर। तो वो तो 3 था, और टोटल नंबर ऑफ आयन 4 कैसे हुए? क्योंकि 3 Cl आयन थे और एक कॉम्प्लेक्स आयन था। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, ठीक। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड वर्नर ने क्या लिया? अब की बार आप देखेंगे COCl3 तो सारे ही कॉम्प्लेक्सेस जितने हमने इसमें लिए हैं वो सबके COCl3 होंगे, लेकिन यहाँ NH3 का नंबर आपको हर बार अलग मिलेगा। अब धीरे धीरे NH3 एक एक नंबर कम दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये 5NH3 वाला ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस कॉम्प्लेक्स में +3 ही पाई गई। वो क्यों पाई गई? क्योंकि COCl3 हमने ओरिजिनल कंपाउंड लिया, ओरिजिनल साल्ट जो हमने लिया था वो COCl3 था। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में जो है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रहेगी, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में देखा गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +3। तो जब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इसका मतलब इट शुड हैव 3 प्राइमरी वैलेंसीज, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ही इसकी प्राइमरी वैलेंसीज होती है। एंड ऑल द 3 क्लोरीन एटम्स शुड बी लिंक्ड टू कोबाल्ट बाय दीज वैलेंसीज। तो जितने भी हमारे क्लोराइड आयंस होंगे वो सब प्राइमरी वैलेंसी से यानी कि हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। फिर क्या लिखा है? द रिमेनिंग 5 NH3 मॉलिक्यूल्स शुड बी अटैच्ड टू कोबाल्ट बाय सेकेंडरी वैलेंसीज। तो जितने जो बचे हुए 5 है, 3 Cl तो हमने प्राइमरी वैलेंसी से दिखा दिए, तो जो बचे हुए 5 हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल थे वो सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच होंगे। ये भी हमें वैसे भी मालूम पड़ रहा है क्योंकि NH3 हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी से ही अटैच होते हैं। लेकिन क्या है? सिंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6, अब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर तो है 6, सेकेंडरी वैलेंसी से खाली 5 ही अमोनिया है, तो एक जो है वो बच रही है उसकी वैलेंसी, वो हम कहां से लेके आएंगे? वो हम लाएंगे कि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ऑल द 6 सेकेंडरी वैलेंसीज 1 क्लोराइड एटम मस्ट ऑल्सो बी लिंक्ड बाय अ सेकेंडरी वैलेंसी। जो क्लोरीन एटम ऑलरेडी अटैच था प्राइमरी वैलेंसी से, उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी से भी अटैच करेंगे, यानी जब हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो एक क्लोराइड आयन को कोबाल्ट से जब जोड़ के दिखाएंगे तो सॉलिड लाइन भी दिखाएंगे उसके आगे, और थिक जो डॉटेड लाइन थी वो भी दिखाएंगे। तो वो आयन प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच होगा, सेकेंडरी वैलेंसी से भी अटैच होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कोबाल्ट को अपनी सारी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो जब सारी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है तो 6 सेकेंडरी वैलेंसीज को हम सेटिस्फाई कर कैसे पाएंगे? क्योंकि 5 NH3 ही दिख रहे हैं, छठा हम कहां से लेके आएंगे? 6 नंबर जो क्लोराइड आयन हमने लिया है उसको भी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखेंगे। तो द क्लोरीन एटम लिंक्ड बाय बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन। ये बात अभी हमने सेकेंड पॉइंट में देखी भी थी वर्नर थ्योरी के, कि जो भी एटम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज से अटैच्ड होता है वो कभी भी सोल्यूशन में आयनाइज ही नहीं होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 क्लोराइड आयन थे, अब एक तो चला गया अंदर और एक प्राइमरी शो कर रहा है और सेकेंडरी भी शो कर रहा है, तो बाकी कितने बचे? 2। तो जो 2 आयन्स हैं वो सिर्फ आयनाइज होंगे, ये तीसरा वाला आयनाइज नहीं होगा। देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्स मे बी फॉर्मुलेटेड बाय राइटिंग 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 1 क्लोराइड एटम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्योंकि हम सेकेंडरी वैलेंसी लिखते हैं तो हमने 5 अमोनिया तो रखने ही रखने हैं, अंदर एक और Cl आयन भी रखना है, और बाहर हमें सिर्फ 2 क्लोराइड रखने हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा बेटा वो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये मॉडर्न तरीका है कंपाउंड को लिखने का, कि कोबाल्ट तो हमारा मेटल एटम हो गया, 6 सेकेंडरी वैलेंसीज यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि लिगेंड्स का नंबर 6, तो 5 तो हमें NH3 दिख रहे हैं और एक ये Cl भी दिख रहा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 हो जाएंगे
कोऑर्डिनेशन नंबर या लीगेंड्स का नंबर। और बाहर कितने बचेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 3 थे, एक अंदर चला गया तो 2 क्लोराइड आयन हमारे बाहर होंगे, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे Cl/2। और अब अगर इसी का आयनाइजेशन हम दिखाना चाहें तो ये वर्णन का तरीका था लिखने का, और फिर जब ये जो आयनाइज होगा ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और दूसरा जो बनेगा सिंपल आयन बनेगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ आयन कोई पूछेगा यहाँ पर तो 2 तो Cl आयन है और एक हमारा जो है कॉम्प्लेक्स आयन है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पर 3 हो जाएंगे और क्लोराइड आयन का नंबर रहेगा 2। ठीक है, तो टोटल नंबर से सिर्फ एक कम क्लोराइड आयन होते हैं या क्लोराइड आयन से एक ज्यादा टोटल नंबर ऑफ आयन्स होते हैं। और चार्ज भी हम इस पे दिखा सकते हैं। देखिए अगर इस कॉम्प्लेक्स पर अगर हम चार्ज दिखाना चाहें तो कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज +2 कैसे आया, क्योंकि 2 Cl2 यहाँ जुड़े हुए थे, एक Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो 2 Cl पर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट इसका कैटायनिक पार्ट है। ये बात तो मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ कि हम कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज कैसे निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है कैटायनिक पार्ट ये कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट होगा, तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। और देखिए यहाँ से हम जो है सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसीज दोनों को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। देखो दिखा भी सकते हैं इसको। देखो कोबाल्ट का जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन हम प्राइमरी वैलेंसीज को +3 कैसे दिखाएंगे। अगर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए CO शुरू में लिखा हुआ है यहाँ पर CO की हमें यानी कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो हमने प्लस लिखा, फिर हम X लिखा, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर आगे लिखा हुआ है Cl पर क्या चार्ज होता है, चार्ज होता है उस पर -1, तो हमने चार्ज लिखा। ठीक है, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब लीगेंड्स 5NH3 हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो NH3 पर चार्ज होता है। अब NH3 पर तो कोई चार्ज नहीं है, 0, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज बना हुआ है। चार्ज कितना बना हुआ है, +2 चार्ज बना हुआ है, तो बस इसके आगे हम यहाँ पर +2 लिख देंगे। ठीक है, और जब हम यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा +3। भाई ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये -1 है तो इधर की साइड जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन स्टेट भी यहाँ पर +3 निकल के आई। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है इस टाइप का होगा। फिर हम इसके स्ट्रक्चर को शो भी कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमने, क्योंकि इसमें एक क्लोराइड आयन ऐसा था जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से अटैच्ड है, तो यहाँ पर जो ये NH3 लिख दिया ये गलत लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर इसको आप Cl कर लीजिए। एक Cl के साथ हमने सॉलिड लाइन भी दिखा दी और यहाँ पर डॉटेड लाइन भी दिखा दी, और जो बाकी Cl हैं दोनों बचे हुए वो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच्ड है। और जो 5 NH3 थे, एक ये NH3 हो गया, ठीक है, एक यहाँ पर हो गया, फिर ये हो गया और ये हुआ और फिर ये हुआ, तो इनको सबको हमने सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है। तो इसमें अब क्लोराइड आयन कितने निकलेंगे, फिर से ये क्लोराइड आयन पे आप नेगेटिव चार्ज दिखाएगा, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और प्रेसिपिटेटेड की स्पेलिंग फिर से गलत है, इसको आप T जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेटेड यहाँ पर 2 हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार सिर्फ 2 ही आयन क्लोराइड जो है वो बाहर हैं। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब की बार फिर से आप इसमें देख पा रहे होंगे कि COCl3 तो हमारे पास एज इट इज है, लेकिन अमोनिया का एक नंबर कम हो गया है। अगर अमोनिया का एक नंबर कम हो गया इसका मतलब 2 क्लोराइड आयन अंदर चले गए हैं। ये तो आपको आप खुद से भी समझ सकते हैं। तो क्यों इन दिस कॉम्प्लेक्स 2 क्लोरीन एटम्स आर लिंक्ड बाय बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इस केस में क्या होगा, 2 क्लोराइड आयन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच्ड होंगे। तो दीज 2 क्लोरीन एटम डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों एटम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से अटैच हैं इसलिए आयनाइज ही नहीं होंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बचे, अब Cl3 थे, 2 आयनाइज ही नहीं हो रहे हैं, खाली एक ही आयनाइज हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन और एक हो जाएगा क्लोराइड आयन। तो अब इसको फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, COCl2, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन को हमें सेकेंडरी वैलेंसी से यानी कि नंबर ऑफ लीगेंड्स यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें शो करना है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी लीगेंड्स लिखे हैं वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसीज होते हैं। ठीक है, और जो बाहर लिखे हैं वो उसकी प्राइमरी वैलेंसीज। लेकिन यहाँ पर इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर बाहर एक ही Cl लिखा है तो इसका मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी +1 होगी, नहीं, क्योंकि ये जो 2 Cl आयन है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों को हम सेकेंडरी वैलेंसीज में काउंट करेंगे और दोनों को हम प्राइमरी वैलेंसीज में भी काउंट करेंगे। लेकिन जब हम दिखाएंगे, क्योंकि आयनाइजेशन हम ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसीज जो है वो आयनाइज होती हैं, तो और जो
एटम ऐसे होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से अटैच होते हैं, वो आयनाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पर जब हम इसका आयनाइजेशन दिखाएंगे COCl3, तो एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा और दूसरा हमारे पास सिंपल आयन बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पर 2 हो जाएंगे, जिसमें क्लोराइड आयन का नंबर सिर्फ 1 रहेगा। और अगर हम इसको दिखाना चाहें तो स्ट्रक्चर यहाँ नीचे बना ही रखा है। ये जो दोनों क्लोराइड आयन हमने ले रखे हैं, ये दोनों के दोनों जो है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी से अटैच्ड है, और ये वाला खाली प्राइमरी वैलेंसी से अटैच्ड है। तो बाकी जितने भी NH3 हैं वो हमारे सेकेंडरी वैलेंसीज को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट इसमें है COCl3 और 3NH3। तो इसका मतलब देखने से हमें लग ही रहा है कि इसमें एक NH3 और कम हो गया, और अब हमें CO की तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो हमें 6 रखना है। इसका मतलब जो ये तीनों क्लोराइड आयन है ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चले जाएंगे। अब की बार तीनों क्लोराइड आयन जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए बाहर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हम कोई Cl आयन बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तीनों क्लोराइड आयन को हमने अंदर लिखा, तीनों NH3 अंदर। अच्छा, ये मैंने NH3 लिखा रहने दिया, ये NH3 का होल थ्राइस भी है बेटा, इसको ध्यान रखना, NH3 का होल थ्राइस। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मैंने पीछे तो, हाँ वो पीछे तो लिखा हुआ था, ठीक है। ये खुद से ध्यान देना, NH3 का होल थ्राइस है ये। तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो गए? ये 3, एक सेकेंड, ये 3 तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। और 3 क्लोराइड आयन हो गए। तो जब ये 3 क्लोराइड आयन, ये चलेगा ही नहीं आज, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है इसमें बार बार, ठीक है। तो 3 क्लोराइड आयन है हमारे पास और 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 6 जो है लीगेंड्स का नंबर है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसीज क्योंकि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल हो रही है, तो कोबाल्ट से तो हमारी ये जो 6 सेकेंडरी वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई हो रही है। फिर हमें क्या देखना था, अगर प्राइमरी वैलेंसीज हम +3 कैसे शो करेंगे, क्योंकि अब चार्ज इस पर कोई नहीं। फिर से आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखिए, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की निकालनी है, तो इसलिए X, कोबाल्ट के आगे हमने क्या लिखा हुआ है? Cl3 लिखा हुआ है, यानी कि हम प्लस करेंगे, और एक क्लोराइड पर क्योंकि -1 चार्ज है तो 3 क्लोराइड पर -3 चार्ज होगा, ठीक है। फिर हमने प्लस लगाया, और अमोनिया पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो ये तो हम 0 कर देंगे, और इज इक्वल टू भी हम 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे? क्योंकि अब की बार हम देख रहे हैं यहाँ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कहीं कोई चार्ज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3। तो यानी कि प्राइमरी वैलेंसी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई कोबाल्ट की वो +3 है, तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर +3 मानी जा रही है, ठीक है। तो दोनों ही वैलेंसीज हमारी सेटिस्फाई हो रही है। बस इसमें इतना सा चेंज करना है इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर जो NH3 है वो सिर्फ सॉलिड लाइन से शो करना है बेटा, इसमें डॉटेड लाइन नहीं दिखी, गलती से हो गया है इसमें, सिर्फ NH3, ठीक है। तो जो ये तीनों क्लोराइड आयन है, ये वाला भी और ये भी और जो ये वाला बना रखा है, ये तीनों के तीनों प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दोनों के साथ, इन तीनों आयन के साथ हमें ये दोनों लाइन दिखानी है, सॉलिड लाइन भी और डॉटेड लाइन भी। और NH3 क्योंकि हमारा सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है, तो इसलिए हम इसमें यहाँ पर सिर्फ सॉलिड लाइन से इसको शो कर रहे हैं। तो अब फिर से नंबर ऑफ क्लोराइड आयन अगर कोई पूछेगा इसमें, क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेटेड, फिर से आपको इसको T बनाना है यहाँ पर। तो नील क्यों? मतलब 0 है आपकी बार क्लोराइड आयन, क्योंकि कोई बाहर लिखा, आप देख भी रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, तो क्लोराइड आयन जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। और ये अपने आप में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि बाहर कोई आयन ही नहीं है, चार्ज भी कहीं कोई नहीं बना हुआ, तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ठीक। और अगर हम इसको देखें टेबुलर फॉर्म में, तो हम देख सकते हैं कि जो वर्नर ने जो ट्रेडिशनल फार्मूला इसका दिया, ट्रेडिशनल फार्मूले से मतलब जो वर्नर का फार्मूला था वो था COCl3 6NH3। इसमें टोटल आयंस थे हमारे 4 और फ्री क्लोराइड आयंस थे यहाँ पर 3। फ्री क्लोराइड आयन मतलब नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, और जो हम मॉडर्न फार्मूला लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिख देते हैं। तो इस फॉर्मूले को देखकर ही हम बता सकते हैं कि इसमें 3 क्लोराइड आयन होंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 आयंस हो जाएंगे, और जिसमें 3 क्लोराइड आयंस है। दूसरे में अगर हम बात करें तो 2 क्लोराइड आयंस हैं, तो हमने 2 क्लोराइड आयंस लिखे हुए हैं, और एक कॉम्प्लेक्स आयन भी है, तो कुल मिलाकर 2 और 1 3, तो 3 हो जाएंगे। नीचे वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही Cl आयन है, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, और एक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर हो जाएंगे 2। और नीचे वाले सबसे नीचे में देखें, यहाँ पर बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 0 फ्री आयन है और 0 ही टोटल नंबर ऑफ
आयंस होंगे, क्योंकि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये अपने आप में न्यूट्रल है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपको कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है। और चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन हम कैसे निकाल सकते हैं? ये +3 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर 3 Cl आयन बाहर की साइड है, तो इस पर होगा -3 चार्ज। जितना यहाँ चार्ज है वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा, लेकिन उसका साइन उल्टा हो जाएगा, यानी वो +3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन है, यहाँ पर चार्ज हुआ -2, तो इस पर हो जाएगा +2। यहाँ पर हुआ माइनस, तो इस पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये रहेगा 0, कुछ कोई चार्ज ही नहीं है इस पर। तो ये सब कुछ था वर्नर थ्योरी के बारे में, जिसने वर्नर ने सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को बताया, और कुछ ऐसे आयंस भी बताए जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जनरली इसमें ज्यादातर तो यही पूछने आता है क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं और फ्री सीएल, मतलब अगर एमसीक्यूज की बारे में बात करूं तो मैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज की प्रॉपर्टीज, नॉन आयनाइजेबल है, कौन सी आयनाइजेबल है, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर को फिक्स कर रही है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रही है, तो बस वही सब हमें इसमें देखना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।